Hello students, this is the third lecture of sound, which is the 8th chapter of physics. Okay, so in this lecture we will start with question number 8. Already हमने question number 7 तक complete कर दिया. Okay, तो question number 8 से आज हम question number 12 तक solve करने वाले हैं, right, इस lecture में. Okay, तो क्या है question number 8 देखते हैं. सबसे पहले एक recap कर लेते हैं. हम कल हमने मीन्स जो लास्ट हमारा जो lecture था lecture number 2 sound का, वहाँ पे हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड, राइट, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. आज हम देखने वाले हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. सिंपल, राइट. तो जैसा वहां पे था सेम वैसे ही लॉजिक है, पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा. आज थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कंटेंट भी पढ़ना है, सिर्फ आज थियरी नहीं है, मैथमेटिक्स भी साथ में. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, किसका स्पीड निकालना है पहले वो सुनो. वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव क्या होता है हमने ऑलरेडी देख लिया. ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं. देखो, तो जो ट्रांसवर्स वेव है इसका जो स्पीड है वो कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, राइट. किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो हम देखते हैं. सबसे पहले मीडियम के रिस्टोरिंग फोर्स पे, आप ऐसा बोल सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है. क्या डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव का स्पीड एक तो डिपेंड करता है रिस्टोरिंग फोर्स पे, राइट, रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है. और जो सेकंड पैरामीटर जिसपे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड करता है वो है मास डेंसिटी, राइट, मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम. ओके, तो चलो देखते हैं थोड़ा डिटेल में एकदम देखते हैं. पहले वैसे तो दो पॉइंट मेन याद रखो, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन द रिस्टोरिंग फोर्स और सेकंड है मास डेंसिटी. क्लियर? स्टार्टिंग में अगर ये दो पॉइंट याद है बहुत इजीली हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो आई थिंक आपको पॉइंट्स याद है. मैंने क्या बताया, जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो डिपेंड करता है फर्स्ट किस पे, रिस्टोरिंग फोर्स पे, और सेकंड डिपेंड करता है हमारा किस पे, मास डेंसिटी पे, राइट. दो चीज बता. अब मास डेंसिटी क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, सब एकदम डिटेल में देखने वाले. पहले पॉइंट नंबर 1 तो कंप्लीट करते हैं. द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव मींस वेव जो हम लोग पढ़ रहे की बात, राइट, इज डिटरमाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स, राइट. किस पे मैंने पहले बताया दो चीज, एक है रिस्टोरिंग फोर्स और सेकंड है मास डेंसिटी, राइट. इज डिटरमाइंड बाय रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम. मैंने ये बोलते बोलते मैंने ये भी बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द मीडियम मींस मीडियम जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ये तो एक है. दूसरा एक और चीज, दूसरा क्या है, इट इज, देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन इट इज डिस्टर्ब. जब भी मीडियम डिस्टर्ब होगा तभी का रिस्टोरिंग फोर्स आपको चेक करना है. आगे दिया है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम. मींस जो दो पॉइंट मैंने बताया सेम वही पॉइंट है. पहला है द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट जो पैरामीटर है रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस बाय द मीडियम. मीडियम प्रोड्यूस करता है रिस्टोरिंग फोर्स, राइट. सेकंड जो है, अच्छा उधर बता भी दो कि मीडियम अगर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस किया है इसका मतलब है कि मीडियम डिस्टर्ब हो चुका है. तो वहां पे देखो, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड, ऐसा. आगे एक और पॉइंट बताया, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम. सिंपल, राइट. तो मास डेंसिटी ऑफ मीडियम पे लिखा. तो आई थिंक पॉइंट एकदम क्लियर है, सिंपल है. एक लास्ट टाइम रिपीट करते हैं, याद रखो. फर्स्ट पॉइंट है कि डिपेंड करता है, एक तो हमने देखा जो सेकंड था वो मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है और फर्स्ट था हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, राइट. सिंपल. रिस्टोरिंग फोर्स कब आता है, जब मीडियम डिस्टर्ब होता है और मीडियम प्रोड्यूस करता है. सिंपल. और ये तो मास डेंसिटी तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बताता हूँ मास डेंसिटी क्या होता है. यहाँ पे वैसे मैंने लिखा है स्मॉल एम, मास डेंसिटी. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट एक बार हम रिपीट करते हैं. क्या है फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट सिंपल सा ऐसा है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, या फिर आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज डिटरमाइंड बाय, राइट. किससे डिटरमाइन कर सकते हैं हम? सबसे पहला है रिस्टोरिंग फोर्स. कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय द मीडियम, राइट. और कभी प्रोड्यूस करता है? व्हेन इट इज डिस्टर्ब. सिंपल. फिर हमने आगे कंटिन्यू करके लिखा है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम. सिंपल. समझ में आया पॉइंट? एकदम सिंपल कंटेंट, राइट. आगे बढ़ते देखो, सिंपल से 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स एग्जाम में आया तो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा. ओके, सेकंड पॉइंट में आते हैं. सेकंड पॉइंट है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स का कोई एग्जांपल. देखो रिस्टोरिंग फोर्स मींस क्या होता है. अच्छा, अगर रिस्टोरिंग फोर्स मुझे अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो हम एक काम करते हैं. रिस्टोरिंग फोर्स में आपको यहां बताता हूं. देखो समझो, एज्यूम करते हैं हमारे पास एक पेंडुलम है, राइट. हमारे पास एक पेंडुलम है, राइट. पेंडुलम सबने देखा होगा, पेंडुलम क्लॉक में होता है, राइट. एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग से एक बॉब को अटैच करते हैं हम लोग. एक्चुअल में ये बीच में मिडल पोजीशन पे होता है, क्लॉक में देखा रहेगा, राइट. ऐसा ये मिडल पोजीशन में होता है. और ये पेंडुलम को हमने यहाँ से इधर डिस्प्लेस कर दिया, और जैसे पेंडुलम को यहाँ से मिडल पोजीशन से उठा के यहाँ पे लाके डिस्प्लेस छोड़ देंगे तो वो ऑसिलेट करता है, राइट. ऐसा, राइट. ये जो फिनोमिनन है जिसमें लास्ट में आके वो बीच में आके रुक जाएगा, ये बीच में लाके किसने रुकाया उसको? रिस्टोरिंग फोर्स ने रुकाया, राइट. रीजन क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स रीजन है. क्यों? एक फोर्स तो मैंने अप्लाई किया जिसकी वजह से वो अपना पोजीशन उसने चेंज कर लिया है. अब मैं छोड़ दूंगा तो बॉडी के पास एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से बॉडी अपना पोजीशन रीगेन करता है, रीस्टोर करता है, राइट. ऐसा, इसके लिए हम उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. एक रीस्टोरिंग फोर्स, मैंने जो फोर्स अप्लाई किया उसके अपोजिट एक्ट होता है, इसलिए
देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने बॉब को मिडल से पकड़ा और ये साइड लाके डिस्प्लेस किया, तो छोड़ेगे तो ऊपर थोड़ी जाएगा, वो ऊपर थोड़ी जाएगा। जैसे मैंने जो फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स के अगेंस्ट हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमेशा, राइट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स है क्या। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी को ओरिजिनल शेप बोल सकते हो, ओरिजिनल साइज बोल सकते हो, या फिर ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आता है। सिंपल, ओके। तो पॉइंट यहां पर ऐसा था कि मैं आपको सेकंड पॉइंट में ये बता रहा था कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, राइट। वो समझा दिया, एक एग्जांपल समझाते हैं, समझो। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है हमारे पास, देखो ये स्ट्रिंग भी स्ट्रेच्ड है, ये जो मैंने स्ट्रिंग बनाया है यहाँ पे, देखो ये तो स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। और ये नीचे क्या है, बॉब, BOB, बॉब। बॉब मीन्स पॉइंट हैवी मास, जिसमें मास बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये बॉब ऐसा है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी स्ट्रिंग में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे अटैच करते हो तो इतना तो क्लियर है कि वो ऑब्जेक्ट का वेट जो रहता है वो तो नीचे एक्ट होगा, W। वेट जो कोई भी बॉडी का वेट नीचे एक्ट होता है हमेशा, हमारा वेट भी एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। पॉइंट याद रखो हमेशा माइंड में, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा। कुछ भी हो जाए, बॉब यहां रहने दो, बॉब यहां रहने दो, बॉब किधर भी रहने दो, हमेशा बॉब का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होने वाला है, ऐसा लॉजिक है, राइट। अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है तो ये वेट को बैलेंस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो ये वेट को बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में आता है टेंशन। क्या आता है स्ट्रिंग में? टेंशन। ये वो वाला टेंशन नहीं है, ये फिजिक्स वाला टेंशन, राइट। ये अलग टेंशन है। ये क्या, ये टेंशन क्या बताता क्या है, देखो एक्चुअल में जो टेंशन है ना, ये टेंशन मैंने ऑलरेडी आपको वेक्टर सिखा दिया है, सेकंड चैप्टर हमारा मैथमेटिकल मेथड, वहां पे मैंने ये सिखाया था कि एक वेक्टर, टेंशन भी एक वेक्टर, राइट, एक वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है। ये वेक्टर, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट जैसा हम इसको रिजॉल्व करेंगे, एक ऐसा रिजॉल्व करेंगे, एक ऐसा रिजॉल्व करेंगे। तो ये टेंशन को मैं एक यहाँ पे ऐसा रिजॉल्व करूंगा, एक ऐसा रिजॉल्व करूंगा। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये वेट को, टेंशन का ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट बैलेंस करता है। वेट को कोई ना कोई बैलेंस करने वाला होना चाहिए, नहीं तो ये बॉब तो नीचे गिर जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, राइट। अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं, कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो पढ़ेंगे हम आगे मैकेनिक्स में। अभी के लिए मेरा बोलने का मतलब था ये टेंशन करता क्या, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। टेंशन अगर आएगा तो टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करता है, ये बोलने का मतलब था, राइट। और टेंशन कब आता है वो भी सुन लो। कोई देखो एक सिंपल सा, अगर मैं तुमको एकदम डिटेल में टेंशन के बारे में बताऊं, चलो बता ही देते, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज हमको डिटेल में ही पढ़ना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो एक हमारे पास समझो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने एक वुडन ब्लॉक रख दिया, वुडन लकड़ी का एक ब्लॉक रख दिया है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। चलो कुछ बताता हूं तुमको इसके बारे में। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया, बॉडी का पोजीशन कैसा भी, पोजीशन प्लेस कुछ भी कैसा भी होने दो, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। W इक्वल टू M इंटू जी, ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने 10th में, राइट। W इज इक्वल टू M इंटू जी, वेयर M इज द मास ऑफ द बॉडी एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है अर्थ में, अर्थ के बराबर सेंटर की तरफ एक्ट होता है, इसका वैल्यू होता है एक 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पढ़ा है ऑलरेडी 10th में, राइट। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। बोलने का सिंपल मेरा मतलब ये था, whatever must be the position of body, whatever is the place of the body, what, right। तो होगा क्या, always the weight is acting vertically downward, हमेशा वेट नीचे ही एक्ट होने वाला है। अच्छा ये वेट हमारा टॉपिक नहीं है, मैं थोड़ा इसमें क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे टेंशन सिखाना है। देखो सब कनेक्टेड है, ऐसा है। वेट अगर नीचे एक्ट होता है तो मैंने क्या बताया, हर बार वेट को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो बॉडी तो नीचे गिर जाएगा। अगर ये वेट को बैलेंस करने के लिए अगर कुछ नहीं है तो ये ब्लॉक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के अंदर चले जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड्स नॉर्मल रिएक्शन। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये प्रोवाइड करता है नॉर्मल रिएक्शन टू द ब्लॉक। N प्रोवाइड करता है, N एक टाइप का फोर्स, जो भी मैं चीज बता रहा हूं सब फोर्स, राइट। टेंशन भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है, इसलिए वेट का यूनिट न्यूटन होता है, राइट। केजी नहीं होता है वेट का यूनिट, याद रखो, केजी नहीं होता है वेट का, मास का यूनिट केजी होता है। बात समझो, वेट अलग है, मास अलग चीज है, ओके। ये भी फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, और वेट तो फोर्स है, ये पहले बताया मैंने। तो यहां से एक बात समझ में आया, जब भी कोई बॉडी कोई सरफेस पे लाई करता है तो उस टाइम पे वेट को बैलेंस करने के लिए कौन आता है, नॉर्मल रिएक्शन आता है, ये पॉइंट याद रखो। लेकिन जब वही बॉडी, आप समझ लो यहां पे अभी मैं बॉब को नहीं अटैच करता, बॉब के जगह पे समझो वही ब्लॉक मैंने ले लिया है, सेम वही ब्लॉक, तो वेट तो अभी भी नीचे ही एक्ट होने वाला है, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन नहीं आ सकता है। रीजन मालूम है क्या है, रीजन ये है कि नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ तब आता है जब वो ब्लॉक कोई सरफेस पे लाई कर रहा है। ये तो हवा में, तो हवा में नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता है, हवा में आता है टेंशन, राइट। तो ये पॉइंट याद, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल पॉइंट है।
नॉर्मल रिएक्शन, पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं आता कि नॉर्मल रिएक्शन कभी आएगा, टेंशन कभी आता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ तब आएगा जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई करता है, राइट, ऐसा है। और टेंशन कब आता है? जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई नहीं करता है, सिंपल। ओके, अच्छा, दोनों का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बोला सर ये डायरेक्शन ऊपर क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं एक्ट हो रहा है टेंशन? सेम, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर क्यों बनाया, ये नॉर्मल रिएक्शन वेट के साथ नीचे क्यों नहीं एक्ट कर रहा? रीजन है हर एक चीज के पीछे। सुनो, जैसे मैंने वेट के लिए एक स्टेटमेंट बताया, माइंड में फिट कर लो स्टेटमेंट, पूरा 12th के एंड तक ये स्टेटमेंट याद रखना है। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। एक और चीज टेंशन के बारे में बता दूं, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मींस जिधर वो आपने स्ट्रिंग को बांध के रखा है टेंशन उधर एक्ट होता है। क्लियर? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब जहां से आपने वो स्ट्रिंग को बांध के रखा है वहां पे एक्ट होता है टेंशन, वो डायरेक्शन में एक्ट होता है, राइट। पॉइंट क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में एक स्टेटमेंट बता दूं, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। हमेशा बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होने वाला, राइट। एक क्लियर करता हूं कंसेप्ट, देखो यही हॉरिजॉन्टल सर, देखो अब सरफेस मेरा ऐसा है, ये मेरा सरफेस है और इस पे मैंने ब्लॉक रख दिया, समझो एक, राइट। चलो ब्लॉक क्या, एक कार लेते समझो, हमारे पास यहां पे एक कार है, राइट। ये कार ऊपर जा रही, समझो ऐसा। तो अगर मैं यहां पे पूछूं टेंशन आएगा? नहीं, टेंशन नहीं आ सकता। क्यों टेंशन आएगा? टेंशन तो बॉडी जब हवा में रहेगा तो टेंशन आता है, अभी तो सरफेस पे, तो यहां पे कौन आएगा? नॉर्मल रिएक्शन। कैसे आएगा उसको देखो, दो पॉइंट जो मैंने अभी जस्ट समझाया उसको ये डायग्राम से एकदम क्लियर कट, ये लास्ट डायग्राम समझ में आ जाएगा पूरा। हमको अभी तक एक स्टेटमेंट याद है, वेट always acts vertically downward whatever is the position of the body, right। कैसा भी होने दो पोजीशन, वेट तो बराबर बॉडी के मिडल से नीचे एक्ट होता है, राइट। हमेशा वेट, वेट देखो हमेशा मिडल से नीचे ही एक्ट होने वाला है। इधर भी देखो नीचे एक्ट हो रहा है, यहां भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आता ही है। ओके, तो इस केस में अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बनाने का ट्राई करूं तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा कुछ आएगा, राइट। देख लो सरफेस को 90 डिग्री होना ही चाहिए, हमेशा ऐसा होता है। ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? सिंपल कंसेप्ट। अगर वही गाड़ी समझो अगर नीचे आ रहा है ऐसा, दो वेट तो नीचे एक्ट होगा लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ऊपर जाएगा, समझा? एकदम सिंपल है। कुछ 3 पॉइंट्स मैंने बताए, वो 3 पॉइंट्स हमेशा माइंड में फिट कर लो तो बहुत ईजी लगेगा फिजिक्स। 3 पॉइंट एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड, कुछ भी होने दो बॉडी का पोजीशन, वेट तो नीचे ही एक्ट होगा, राइट। सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सेकंड पॉइंट। थर्ड सबसे मेन पॉइंट है जो हमारा अभी का लॉजिक है, यहाँ पे टेंशन कोई एंगल वैंगल पे किधर भी एक्ट नहीं होता है, टेंशन कहाँ एक्ट होता है? जहां पे आपने उस स्ट्रिंग को बांध के रखा है। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्लियर? सिंपल, राइट। चलो अगर ये 3 लॉजिक समझ में आ गया तो हमको टेंशन के बारे में तुमको समझा सकता हूं। देखो तो हाँ, अगर मेरे को आपको टेंशन समझाना है तो सुनो, ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन के वजह से ही अगर मैं ये ब्लॉक को छोड़ दूं तो ये टेंशन इसको रिटर्न लाके यहां पे ऐसा लाके रख देता है, ऐसा। तो टेंशन क्या हो गया हमारे केस में? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है? जो बॉडी को अपने रिटर्न वही पोजीशन पर लेकर आए उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो ये तो एक एग्जांपल दिया, गिटार सबसे अच्छा एग्जांपल है, राइट। गिटार सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल। उसमें जो स्ट्रिंग होता है जो एकदम स्ट्रेच रहता है, स्ट्रेच, राइट, ऐसा दोनों साइड से टाइट किया रहता है हम लोग। जैसे ही उसको डिस्टर्ब किया तो क्या होता है, जैसे डिस्टर्ब किया, देखो पहली बात तो स्ट्रेच्ड है, मतलब कंफर्म वहां पे टेंशन आएगा। सिंपल, टेंशन तो है, जब कोई भी स्ट्रिंग अगर स्ट्रेच किया उसमें टेंशन आता है, राइट। ओके, तो टेंशन पहले से है, थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब कर दिया तो वो टेंशन तो तभी भी रहेगा लेकिन टेंशन रिटर्न उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाके छोड़ देगा, ऐसा। तो बोलने का मतलब मेरा यही है, गिटार वाले केस में या फिर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल लो, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वही प्रोवाइड करता है हमको रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। यही हमारा पॉइंट नंबर 2 है। द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग को मैंने डिस्टर्ब किया तो वेव्स प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव, साउंड सुनाई देता है। द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग आर वो हमको मालूम है कि वो ट्रांसवर्स वेव, राइट। जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, राइट। ओके, द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। देखो दो यहाँ पे, अब स्ट्रिंग का एक और लॉजिक हो सकता है। देखो स्ट्रिंग का एक और लॉजिक, यहाँ पे जो लॉजिक है वो बताता हूँ। एक तो मैंने गिटार बताया, एक और चीज बता दूं। देखो गिटार में जो वेव्स बनेंगे स्ट्रिंग से वो होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो ट्रांसवर्स वेव नहीं हो सकता। रीजन है क्योंकि गिटार का जब वो स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है तो साउंड सुनाई देता है, और साउंड कौन सा वेव है? साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ वाला जो स्ट्रिंग है ना वो थोड़ा अलग लॉजिक है, बताता हूँ। देखो कैसे लॉजिक है, सुनो। समझो हमारे पास एक यहाँ पर रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट समझ में आता है ना, दीवार समझ लो, वॉल, राइट।
और इससे हम लोग ने क्या किया है, इससे हमने एक स्ट्रिंग को यहाँ पर ऐसा आगे लिया है और यहाँ पर कोई एक XYZ पर्सन है, समझो एक XYZ पर्सन है, उसके हाथ में समझो यहाँ पर वो स्ट्रिंग है ऐसा कुछ। अब ये पर्सन क्या करता है, वो समझो जो स्ट्रिंग उसके पास लंबा होगा वो स्ट्रिंग को एक अप और एक डाउन मोशन देता है, और जैसे ही वो स्ट्रिंग को अप डाउन मोशन देगा तो यहाँ पर एक क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा, क्रेस्ट, समझ आ रहा बात। और ये क्रेस्ट आगे आगे ऐसा ट्रैवल करता है, आगे आगे जाएगा, ऐसा देखा रहेगा सब जिम वगैरह में होता है, ऐसा ऐसा करेंगे तो वो वेव आगे जाता है। तो ये कौन सा वेव, देखो जब ऐसा करेंगे, जैसे इसने अप डाउन किया तो पूरा स्ट्रिंग का शेप चेंज, अब स्ट्रिंग ऐसा ऐसा दिखाई देगा, राइट, ऐसा। तो ये कौन सा वेव है, ये तो ट्रांसवर्स वेव है। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज है, राइट, ऐसा लॉजिक है। सुनो, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होता है वो कौन सा वेव है, वो ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव में फिर तो ऑब्वियस है कि इधर तो टेंशन आएगा, और टेंशन एक बार करके छोड़ दिया तो वो वेव धीरे धीरे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुक जाएगा। इसका मतलब इसमें जो टेंशन है उसने उसके पोजीशन को रिस्टोर कर देगा लास्ट में, राइट। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ ना टेंशन, तो वही लिखा है हम लोग एकदम डिटेल में। देखो, द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होगा आर कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव। इन दिस केस, ये जो केस मैंने डायग्राम बनाया, इन दिस केस टेंशन प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। इन दिस केस टेंशन टी प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग फोर्स, ये तो पॉइंट है, सिंपल है। एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझाने का टाइम तो जाता है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सा। द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव, इन दिस केस द टेंशन प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स, सिंपल, राइट। जो वेव स्ट्रिंग से बना है उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और ये वाले केस में, ये हमारे ये जो केस हम लोग देख रहे हैं, इस केस में कौन रिस्टोरिंग फोर्स है, टेंशन है। यही तो लिखा है हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में, सिंपल, राइट। तो एक बार फिर से मैं रिकैप कराता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि जो स्पीड होता है ट्रांसवर्स वेव का वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक है रिस्टोरिंग फोर्स, जो समझ गया कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, टेंशन, समझ में आ गया। सेकेंड जो था वो था मास डेंसिटी, जिसका मैंने फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है, स्मॉल m का मतलब होता है मास डेंसिटी, कैपिटल M का मतलब है मास, कैपिटल L का मतलब वो स्ट्रिंग का लेंथ, सिंपल, राइट। तो जब भी मैं मास को लेंथ से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा मास डेंसिटी, सिंपल, राइट। चलो फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है। देखो पॉइंट नंबर 3 में मैं तुमको एक फॉर्मूला बताता हूं। ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में डिराइव नहीं करके दिया है, क्योंकि हमारे बुक का जो सिलेबस है इसके स्कोप से बहुत आगे, बहुत एडवांस मैथमेटिक्स लगता है ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखूंगा उसको डिराइव करने, इसके लिए हमारे सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है। डायरेक्ट में उसका कोई प्रूफ नहीं है, फॉर्मूला तो है हमारे पास, प्रूफ नहीं है, राइट। सो द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव कितने वेलोसिटी से आगे जाता है उसका एक फॉर्मूला है। दैट फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ T by small m, where capital T is the tension and small m is the mass density, whose formula is capital M by L. Capital M is the mass of the string, right, and this capital L is the length of the string. Simple, बात समझ में आई। तो मैंने पॉइंट नंबर 3 भी समझा दिया, समझो। The formula for speed of transverse wave कहाँ पे, in stretched string, जो एग्जाम्पल मैंने बताया, is given by V is equal to under root of T by M, where T is the tension and small m is the mass density। और मास डेंसिटी का भी फॉर्मूला देख लो, अगर चाहिए तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर लो, इसको थोड़ा और अपडेट कर लो। अगर चलो ऐसे ओरली कर लेते हैं, तो सोचो अगर मैं स्मॉल m के जगह पे कैपिटल M by L लिखता हूं तो मैथ्स के हिसाब से कैपिटल T ऊपर रहेगा, ये स्मॉल m के जगह पे आएगा कैपिटल M by L और L ऊपर चले जाएगा, राइट, और नीचे कैपिटल M मिल जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला पॉसिबल है, हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया तुमको, राइट, ऐसा है। तो ये भी फॉर्मूला बनाया कहां से, पीछे से बनाया, सिंपल, राइट। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, फॉर्मूला को देख के एक चीज समझ में आता है। देखो वेव का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। देखो ये जो वेव मैंने बनाया ट्रांसवर्स वेव, इसका बहुत सारा पैरामीटर हमने पढ़ा है एम्पलीट्यूड, राइट, हमने पढ़ा है वेवलेंथ, हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला में ध्यान दूं ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का जो फॉर्मूला है इसमें ना तो फ्रीक्वेंसी आया, देखो कहां दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रहा है। टी क्या है, टी टेंशन है, एल क्या है, एल लेंथ है, कैपिटल एम क्या है, मास है, राइट। यहां पर मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर मुझे वेवलेंथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, बात समझ में आया। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वेव के, राइट। लेक्चर नंबर 1 में मैं ये चीज को सिखाया था मैंने, ओके। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, द स्पीड ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द वेव। क्योंकि देखो डिपेंड किस पे करे, बोलेगा सर कैसे मालूम पड़ता है किस पे डिपेंड करें किस पे नहीं डिपेंड करें, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला को देखो, वी के फॉर्मूले में कौन कौन आया, टेंशन आया और मास डेंसिटी आया। इसका मतलब है वेलोसिटी टेंशन और मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है, राइट। सेम लेंथ आया और कैपिटल एम मास आया, मतलब वेलोसिटी
वेव का जो हमारा जो स्ट्रिंग था उसके लेंथ पे डिपेंड करता है और उसके मास पे भी डिपेंड करता है। जो फॉर्मूले में आया उस पे डिपेंड करता है, जो नहीं आया उस पे इंडिपेंडेंट है। सिंपल, राइट? तो वही तो मैंने लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट है? दो चीज पे, एक है फ्रीक्वेंसी एंड अनदर इज वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, let's start with the next question, question number 9, which is Newton's formula for the velocity of sound. ऑलरेडी जो हमने सेकेंड लेक्चर पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वाज गिवन बाय द सर आइजैक न्यूटन। मैंने वहां बताया था, राइट, कि सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला फॉर्मूला किसने बनाया था? सर आइजैक न्यूटन। तो वही फॉर्मूला हम इसमें डिराइव करने वाले हैं कि उन्होंने बनाया कैसा था फॉर्मूला, राइट? एकदम डिटेल में जाना पड़ेगा यहाँ पे, कैसे बनता है फॉर्मूला, जरा देखो। तो कुछ पहले पॉइंट बता दूं, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने देखा कि जो वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसमें दो मेन पैरामीटर्स आते हैं, एक है कंप्रेशन एंड सेकंड इज रेयरफैक्शन, राइट? सबसे सिंपल पॉइंट तो ये है, साउंड वेव ट्रैवल्स टू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। सबसे पहला पॉइंट ये एनालाइज किया गया कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसलिए उसमें दो चीज होता है, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयरफैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखो, इसके आगे ये है कि सिंपल सा लॉजिक है, हमको पहले से पता है, जहां भी कंप्रेशन होगा वहां डेंसिटी बढ़ जाता है और जहां भी रेयरफैक्शन होगा वहां पे डेंसिटी कम हो जाता है। यही पॉइंट है, सिंपल। तो देखो कैसा है, द डेंसिटी of the medium is higher, density of medium is higher, कहां पे ज्यादा होगा? at compression, जहां पे compression होगा, right? the density of medium is greater at compression and smaller at rarefaction, right? जहां पे rarefaction होगा वहां पे density कम, जहां पे compression वहां पे density ज्यादा। ये एनालाइज किया गया by the Newton। ओके, आगे देखते हैं। Hence the velocity of sound, इसके लिए velocity of sound दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी, जिसको एक्चुअली में बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे 12th में क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे आपको 11th में भी शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, जब हम पढ़ेंगे तब देखते हैं। अभी के लिए पॉइंट नंबर 2 ये देखो, जहां भी कंप्रेशन होगा वहां पे डेंसिटी बढ़ जाएगा और जहां पे रेयरफैक्शन वहां पे डेंसिटी कम। लॉजिक सिंपल है। और इससे हमको एक बात और मालूम पड़ता है कि इसलिए साउंड दो चीज पे डिपेंड करता है, साउंड का वेलोसिटी, राइट? हेंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। फर्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको मैंने सिंपल इलास्टिसिटी लिखा, लेकिन समझो वो एक्चुअल में है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर? और सेकंड जो चीज है वो है डेंसिटी। किसका डेंसिटी वो समझो, जहां से साउंड प्रोपोगेट हो रहा है उसका डेंसिटी। साउंड कहां से प्रोपोगेट होता है? साउंड तो मीडियम से प्रोपोगेट होता है, तो मीडियम का डेंसिटी, क्लियर? तो एक बार मैं पॉइंट नंबर 1 और 2 एक बार बता दूं। पॉइंट नंबर 1 बहुत सिंपल है, जो साउंड जब ट्रैवल करता है, साउंड वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन थ्रू द मीडियम। सिंपल पॉइंट है, ये तो बहुत सिंपल है। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में ये बताया, at compression the density is higher and at rarefaction the density is lower, या फिर greater lower, आप जैसा बोलने का बोल सकते हो। इससे एक चीज मालूम पड़ता है, hence the velocity of sound depends on दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज, एक है इलास्टिसिटी, जिसको फुल फॉर्म में देखा जाए तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जो सेकंड पैरामीटर है डेंसिटी। डेंसिटी पे डिपेंड करता है, राइट? ये दो चीज पे डिपेंड करता है। चलो उसका फॉर्मूला बता दूं मैं फटाफट जल्दी। तो डिपेंड कैसे करता है वो देखो, हेंस द वेलोसिटी v of sound is given by under root of, देखो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक है E मींस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्टकट में इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, और दूसरा मैंने क्या बताया था? डेंसिटी। डेंसिटी किसका? मीडियम का डेंसिटी। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ E बाय रो। देखो E और रो में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, राइट? E क्या है? E का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने पहले बताया साउंड वेव का जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है। सेकंड मैंने बताया रो। देखो ये जो मैंने लिखा है उसको बोलते हैं, ये जो अल्फाबेट है ये सब ग्रीक अल्फाबेट है, सब आना चाहिए, राइट? तुमको देखो ये पहली बार शायद देखा होगा ये अल्फाबेट। वैसे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में देखा होगा, 10th में एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L बाय A। वहां पे रो को हम बोलते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, राइट? पढ़ा होगा वैसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बता दूं, ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं रो, राइट? बोलने के लिए रो बोलते हैं। ये केस में देखो हर एक सिंबल का मतलब रहता है, जैसे इसको तो बोलेंगे ई बोलेंगे, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। वैसे ये सिंबल का नाम है रो, इन जनरल सिंबल का नाम है रो, लेकिन हमारे ये फॉर्मूले में उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, मीडियम का डेंसिटी। ऐसे धीरे धीरे हम लोग और नए नए अल्फाबेट सीखे। देखो जैसे कि हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना, ABCD हम लोग हमारे इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं, वैसे ग्रीक जो अल्फाबेट रहता है वो अलग होता है। जैसे हम लोग A पढ़ते हैं वहां पे लोग अल्फा पढ़ते हैं, जैसे हम लोग B पढ़ते हैं वैसे वो लोग पढ़ते हैं बीटा, जैसे हम लोग C पढ़ते हैं वैसे
वो पढ़ते हैं डेल्टा, जैसे हम लोग ई पढ़ते हैं वैसे वो पढ़ते हैं ईटा, ऐसा बहुत सारा राइट। ई जैसे ए बी, अच्छा सॉरी डी जैसे हम पढ़ते हैं डी, वैसे वो लोग पढ़ते हैं गामा, ऐसा बहुत सारा अल्फाबेट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा, बहुत सारा जीटा तक जेड तक होता है राइट, ऐसा टोटल। तो इतना तक डीट में नहीं जाने का, बस जो जो बेसिक जो लगता है वो बताता हूँ। सिंबल का नाम है रो, लेकिन बोलेंगे क्या बोलेंगे हम इसको, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। अगर ये आपको इसको समझना है तो आपको लॉग टेबल बुक खरीदना पड़ेगा, जो हम लोग मैथ में आगे यूज करेंगे। 10 to 15 रुपीज का लॉग टेबल बुक मिलता है। वो लॉग टेबल बुक के पीछे पूरा सब सिंबल का नाम दिया है कि इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बहुत बहुत सारा नाम है राइट ऐसा। तो उधर तभी देख लेना, क्योंकि वो बुक तो परचेस करना पड़ेगा हमको, उसको बोलते हैं लॉग टेबल बुक, लॉग LOGTABLE राइट, लॉग टेबल बुक, लॉगरिथम टेबल भी बोलते हैं बहुत लोग राइट। वो बुक हमको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल अभी हम लोग 10th जैसा कट वट नहीं करने का रहता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लॉग टेबल बुक यूज करेंगे और डायरेक्ट फाइनली आंसर आता है ऐसा। चलो देखेंगे तब का तब। अभी कहाँ थे, हाँ अभी हम लोग यहाँ पे थे, ई और रो के बारे में बता रहा था मैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पॉइंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि साउंड, जो हमको पहले से पता है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। सेकंड देखा, एट कंप्रेशन द डेंसिटी इज हायर एंड एट रेरफैक्शन द डेंसिटी इज लोअर। एक पॉइंट यहाँ से समझा, हेंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर। फर्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द सेकंड इज डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। समझो, हर एक चीज का मतलब समझो। ये न्यूटन ने डिराइव किया है, जैसे न्यूटन ने अपने बुक में लिखा था एग्जैक्ट वैसे ही लिखा है मैंने यहाँ पे ऐसा। तो न्यूटन ने देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो है मीडियम का डेंसिटी, जिसको मैंने रो से डिनोट किया है, और दूसरा है उस मीडियम का, या फिर आप बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल ई राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे ऐसा है कि न्यूटन ने एक चीज यहां पे एज्यूम किया, देखो एक वहां पे एक एनालिसिस किया न्यूटन ने, और उसके हिसाब, क्योंकि ये जो पॉइंट नंबर 3 देखो मैंने पहले बता दिया कि जो न्यूटन का जो फॉर्मूला है ये जब डिराइव किया गया तो आंसर जो हमको मिला, आंसर जो मैं लास्ट में निकालूंगा, वो आंसर साउंड के प्रैक्टिकल वेलोसिटी से मैच किया ही नहीं, इसलिए हमने न्यूटन का फॉर्मूला जो था इसको रिजेक्ट कर दिया राइट। फिर भी पढ़ना तो है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है राइट। इसमें से चेंज करके एक नए साइंटिस्ट ने, लैपलेस ने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला एकदम राइट हो गया, और उससे एकदम हमको वेलोसिटी का जो आंसर मिला वो भी एकदम करेक्ट आंसर था राइट। चलो ये तो बाद में देखेंगे, पहले ये बता दूं कि न्यूटन कौन से स्टेप में रॉन्ग हो गया। देखो ये पॉइंट नंबर 3 यहीं पे रॉन्ग हो गया, पॉइंट नंबर 3 रॉन्ग एक्चुअल में, लेकिन पढ़ना हमको है राइट। देखो न्यूटन ने ये देखा कि जब भी वेव आगे ट्रैवल करेगा तो वेव जब जैसे हमारा मींस लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे ट्रैवल करेगा तो पहले कंप्रेशन आता है, रेयरफैक्शन आता है, फिर कंप्रेशन आता है, फिर रेयरफैक्शन है। न्यूटन ने देखा कि भाई ये कंप्रेशन और ये जो रेयरफैक्शन है ये बहुत स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? स्लो। जबकि एक्चुअल में ये तो कोई किसका भी दिमाग ऐसा बोले कि स्लो कैसे प्रोसेस है। जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हेलो बोलता हूँ तो बहुत जल्दी सामने इंस्टेंटली सामने वाले को सुनाई देता है। मीन सोचो ना, कंप्रेशन रेयरफैक्शन उसके ईयर ड्रम तक जाने के लिए ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, एकदम फास्ट पहुंच जाता है राइट, इंस्टेंटली हमको सुनाई देता है ना ऐसा। तो एक्चुअल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फास्ट प्रोसेस था, लेकिन न्यूटन ने बताया कि ये स्लो प्रोसेस है। यही इधर ही रॉन्ग। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो सब रॉन्ग है, लेकिन पढ़ना है ऐसा पॉइंट राइट। तो पॉइंट नंबर 3 ऐसा है कि न्यूटन ने जो एज्यूम किया दैट द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मींस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ये एक स्लो प्रोसेस न्यूटन ने एज्यूम किया, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये रैपिड प्रोसेस बोल सकते हो, फिर फास्ट प्रोसेस भी बोल सकते हो राइट। तो यहां से आगे रॉन्ग है, ध्यान देना लेकिन राइट। तो क्योंकि यहां पे रॉन्ग हो गया, स्लो प्रोसेस बोल दिया। अब स्लो प्रोसेस का मतलब सुनो क्या है। स्लो प्रोसेस का मतलब ये है कि देखो वैसे मेरे को ना ये पॉइंट नंबर 3 समझाने के लिए और यहाँ का पॉइंट नंबर 3 समझाने के लिए एक कुछ थर्मोडायनामिक्स करके हमको 12th में एक चैप्टर आएगा, उसके 2 पैरामीटर्स पहले मैं समझा दूं तो ही शायद मैं तुमको पॉइंट नंबर 3 दोनों का समझा पाऊंगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे ऐसा। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आता है आइसोथर्मल, इसका मतलब तुमको नहीं समझेगा आइसोथर्मल क्या होता है। तो पहले देखो आइसोथर्मल मतलब होता क्या, सुन। तो आइसोथर्मल, चलो बताता हूं आइसोथर्मल मतलब क्या है। समझो हमारे पास एक बाउल है राइट, मेटल से बना हुआ बाउल है, मेटल राइट, मेटल का है, समझ वेसल है, कुछ भी समझो, एज्यूम करो। और इसको ना हम इसके अंदर समझो हमने वाटर रखा हुआ है, इसके अंदर वाटर है हमारे पास राइट, इसके अंदर पानी है, वाटर है, क्लियर। और ये बाउल को हमने गैस स्टोव पे रख दिया है, और ये बाउल समझा रहे ना कैसा, इसको गैस स्टोव पे रख दिया है। ये एक लॉजिक है। एक और चीज बताता हूं, सुनो। एक दूसरा चीज ऐसा है कि पहले एक काम कर, चलो पहले ये फर्स्ट डायग्राम समझ लेते, फिर मैं सेकंड समझाता हूं। इसमें आपको आइसोथर्मल समझ में आ जाएगा, फिर सेकंड डायग्राम से मैं तुमको एडियाबैटिक का ये मतलब समझाऊंगा। देखो
वैसे तो ये बहुत इजी दिख रहा है सर, हाँ कि ये नीचे से इसको हम लोग यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वाटर बॉईल होएगा और वाटर मैक्स टू मैक्स किधर तक जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, इसके आगे जा ही नहीं सकता बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके ऊपर वाटर जा ही नहीं सकता, इतना लास्ट टेम्परेचर, राइट। इसके नीचे रहेगा चल जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, ये लॉजिक है। अच्छा, तो ये तो एक लॉजिक हुआ, सिंपल समझो। इसमें एक ध्यान दो, नीचे से हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस? ऐसा जरूरी तो नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ऑब्वियस है कि 100 से ज्यादा ही रहेगा, तभी तो वो इतना 100 डिग्री सेल्सियस आगे प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल लॉजिक है ना। जो एक सिंपल लॉजिक हो, कुछ भी समझो, जो यहां से हम नीचे से हीट दे रहे हैं उससे ज्यादा हीट अंदर हो सकता है क्या? ऐसा इम्पॉसिबल है, ये तो एनर्जी के रूल के खिलाफ है। एनर्जी का एक रूल पड़ा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ऐसा होता है, राइट। एनर्जी को हम बना नहीं सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, खाली हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस यही लॉजिक है, राइट। ऐसा तो जो जैसे मैं नीचे से हीट कर रहा हूं, हीट करने की वजह से अंदर बाउल में जो भी वाटर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है और लास्ट में बॉईल होने स्टार्ट होता है और मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। इसके बाद देखो, जब ये प्रोसेस हो रहा है नीचे, तो इतना तो ऑब्वियस है कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं ऑब्वियस है कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नीचे से प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बाकी टेम्परेचर गया कहां पे? समझो, एज्यूम करते हैं कि मैंने नीचे से प्रोवाइड किया 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 150 डिग्री सेल्सियस से मैक्स टू मैक्स ये आपका वाटर जाएगा 100 डिग्री, बाकी 50 डिग्री सेल्सियस गया कहां पे टेम्परेचर? देखो, टेम्परेचर मींस एक टाइप का समझो, इस केस में हमारा एनर्जी हो जाएगा। वो एनर्जी देखो, समझ आ रहा है लॉजिक क्या है? स्टीम के फॉर्म में थोड़ा बहुत एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, ऐसा है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे आप बाजू पे थोड़ा दूर ऐसा हाथ रखो, वहां पे आपको तुमको हीट महसूस होगी, वहां पे हीट है, राइट, गर्म लगता है, इसको टच किया तो ज्यादा गर्म लगेगा, थोड़ा दूर रहेंगे तो भी हीट वहां पे महसूस होता है, ऐसा है। तो मतलब ये है कि आजू बाजू भी कुछ एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। वो एनर्जी डिसिपेट कहां से हो रहा है? जो एक्स्ट्रा 50 डिग्री सेल्सियस जो मिला है उसकी वजह से डिसिपेट हो रहा है। तो यहां से बोलने का मतलब क्या है? सुनो, कुछ भी कर लो, क्या भी करो, अब नीचे समझो, जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे पहले प्रोवाइड किया 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो भी अंदर के वाटर का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 200 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करूँ तो भी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर होएगा। अगर मैं 300 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करूँ तो भी वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा? 100। इसका मतलब क्या हुआ? इस केस में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, राइट, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। देखो, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या है। टेम्परेचर 100 रखने के लिए जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर आ रहा है वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर को हम नेचर में दे दे रहे, राइट, नेचर में दे दिया ऐसा। तो अब बाउल में जो वाटर उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से रहने वाला है, ऐसा। तो ये टाइप के केस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल कंडीशन। देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब, देखो थर्मल से बहुत सारा वर्ड, थर्मोकॉल, थर्मस फ्लास्क, थर्मोकॉल हीट से रिलेटेड, थोड़ा भी गर्म करो पिघल जाता है वो, राइट, ऐसा है। थर्मस फ्लास्क, उसके अंदर गर्म चाय रखो, गर्म का गर्म ही रहता है, ठंडा पानी रखो, ठंडा का ठंडा पानी ही रहेगा, ऐसा लॉजिक है। तो कि कहां गया वर्ड आइसो? हाँ, आइसो का मतलब है सेम, थर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, देखो वही तो है, सेम टेम्परेचर 100 डिग्री, उसके आगे गया ही नहीं, राइट, बात समझ में आई? तो जहां पे एक सेम टेम्परेचर मेंटेन होता है, एक ही टेम्परेचर, कुछ भी कर लो, आजू बाजू कैसा कुछ भी कर लो, अगर टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब क्या है? कौन सा कंडीशन है? आइसोथर्मल कंडीशन। आप समझ में आ गया रहे कि आइसोथर्मल का मतलब क्या है? आइसो मींस सेम होता है, थर्मल मींस हीट, तो आइसोथर्मल मींस सेम टेम्परेचर या फिर सेम हीट, राइट। ये है आइसोथर्मल कंडीशन। अब थोड़ा आगे बढ़ते, जरा ध्यान दो। देखो, अब पॉइंट ऐसा है, यही पूरा A to Z सेम वही कंडीशन, फिर से नीचे से मैं हीट कर रहा हूं, यहाँ पे गैस स्टोव पे हमने रख दिया इस बाउल को, और जैसे ही इस बाउल को हमने गैस स्टोव पे रखा है, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज करने वाला हूं, ध्यान देना वो चेंज क्या है। देखो, वाटर अभी भी है, पहले जितना वाटर था अभी भी उतना ही वाटर है, सेम एग्जैक्ट उतना ही वाटर अभी भी अंदर है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, अंदर भी वाटर अभी भी है, अभी भी हीट कर रहा हूं। लेकिन अब एक नया मैं यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूं, राइट। क्या किया मैंने? यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, बाउल को अब मैंने क्लोज कर दिया, राइट। अब बाउल को क्लोज कर दिया, अब क्या होगा? आप देखो, अब लॉजिक क्या है? अब लॉजिक ऐसा है, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बात मान लिया, हाँ होता है वाटर का, लेकिन जब जैसे ही नीचे से हीट किया,
क्या जरूरी है कि बाउल के अंदर वाटर सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन होता है उसके बाद क्या होगा, वाटर इवापोरेट, उसके पहले भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत इवापोरेट होता है, अंदर वाटर आ जाएगा स्टीम स्टेट में ना, स्टीम बन जाएगा, गैस फेज में आ जाएगा। और गैस फेज में जो वाटर होता है उसका कोई टेम्परेचर का लिमिट नहीं होता है, वो आगे भी जा सकता है, राइट। वो बन सकता है सुपर हीटेड स्टीम, राइट, हीटेड स्टीम बोलते हैं, सुपर हीटेड स्टीम मींस जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा। इसलिए जब भी ऐसा ऊपर से हम लोग यहाँ पे सो कैप निकालते हैं तो वहां पे चटका लग जाता है हाथ में, राइट। ये लॉजिक है, लॉजिक यही है, अंदर ज्यादा गर्मी है अभी, राइट, पहले 100 था अब उससे भी ज्यादा है। तो बोलने का मतलब क्या है, क्या ये प्रोसेस में अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं, अब चेंज हो रहा है, 100 है क्या? नहीं, 100 के ऊपर जाएगा, जितना हीट करो उतना आगे के जाएगा। ये टाइप के कंडीशन को हम बोलते हैं एडियाबैटिक कंडीशन। वर्ड आएगा देखो यहाँ पे एडियाबैटिक, देखो एडियाबैटिक कंडीशन, ADIBATIC। ये वर्ड समझना बहुत, बताने का तो मैं एक साथ बता दूं फटाफट क्या है, लेकिन मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल टेम्परेचर। और आइसोथर्मल का मतलब क्या है? सेम टेम्परेचर। सिंपल, एकदम सिंपल। अगर ये दो वर्ड समझ में आ गया पूरा चीज समझ में आ गया। चलो फटाफट खत्म कर देते। देखो तो पॉइंट हम थर्ड पे आते जो रॉन्ग है, राइट, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट सुनो क्या है। न्यूटन ने एज्यूम किया दैट द प्रोपोगेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, जबकि एक्चुअल में फास्ट है। अब अगर स्लो प्रोसेस है, राइट, तो स्लो प्रोसेस होने के वजह से सोचो, जैसे ही स्लो प्रोसेस मतलब कंप्रेशन, धीरे धीरे कंप्रेशन होएगा, डेंसिटी बढ़ेगा। सोचो ना, कोई भी चीज का अगर मैं कंप्रेशन कर दूं तो वो गर्म हो जाता है। एक एग्जांपल समझाता हूं, देखो एग्जांपल से कैसा, देखो लॉजिक यहाँ पे, हर एक चीज साइंस में हर एक चीज का रीजन है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा ही क्यों हो रहा है, सबका रीजन है अपने पास। देखो समझो ये मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कैन है और इसके अंदर एक पिस्टन लगा है। पिस्टन समझ में आता है? पिस्टन देखा रहेगा, कैस्ट्रोल एक्टिव के ऐड में देखा रहेगा, राइट। नहीं देखा रहेगा तो होली में पिचकारी तो देखा ही रहेगा, राइट। तो वैसा रहता है ना, यहाँ पे वही पिस्टन है समझो। और अंदर हमने समझो कुछ गैसेस रख दिया, राइट, अंदर ऐसा हमने गैसेस रख दिया, समझो गैस है अंदर, राइट, ऐसा लॉजिक है। अगर इस पिस्टन को मैं ऊपर से प्रेस करता हूं अंदर ऐसा, तो गैस कंप्रेस हो जाएगा ऐसा। और जब भी गैस कंप्रेस होएगा तो वो टाइम पे क्या होगा, अंदर जो गैस बनेगा ना वो गर्म, मतलब ये जो सिलेंडर है, जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा। रीजन क्या मालूम? जैसे ही हमने ऊपर से पिस्टन को प्रेस किया, गैस जो थे अब वो कंप्रेस हो गए। गैस कंप्रेस कैसे होते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। गैस का मॉलिक्यूल खुद से कोलाइड होता है और वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड होता है। ये पढ़ा रहेगा स्टेटमेंट, राइट। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड्स विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऐसा। तो जब एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो इसका मतलब क्या है, कोलिजन होने के टाइम पे हीट आता है तो गर्म हो जाएगा सिलेंडर यहाँ पे, राइट। लॉजिक ये है। तो जैसे ही सिलेंडर गर्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, जब भी कंप्रेशन होता है गर्मी बढ़ जाता है, गर्म हो जाएगा, मींस हीट जनरेट होता है। और वही उल्टा करो अभी, अब ये पिस्टन को पीछे खींच लो ऐसा, पिस्टन को अगर पीछे खींचेंगे गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते जाएंगे, अब पिस्टन ठंडा हो जाएगा एक केस में, राइट। ऐसा मींस अभी पिस्टन का टेम्परेचर डाउन, डाउन मींस ठंडा हो गया। और जब कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन का टेम्परेचर बढ़ जाए, मतलब पिस्टन मींस जो भी अंदर गैस का जो सिलेंडर वगैरह है उसका टेम्परेचर बढ़ाया। बोलने का मतलब मेरा इतना ही है, कंप्रेशन होने के टाइम पे हीट जनरेट होता है और रेयरफैक्शन होने के टाइम पे हीट डेसिपेट, डेसिपेट का मतलब हीट नेचर में चले जाता है, ऐसा है सिंपल लॉजिक। अब समझो जरा पॉइंट क्या, ध्यान दो। न्यूटन ने क्या एज्यूम किया, दैट द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अ स्लो प्रोसेस। तो जो हीट जनरेट हुआ कंप्रेशन में उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है डेसिपेट होने के लिए, क्योंकि रेयरफैक्शन में तो डेसिपेट होएगा, फिर कंप्रेशन होएगा, फिर हीट जनरेट होएगा, फिर डेसिपेशन होएगा। रेयरफैक्शन मतलब जितना भी हीट जनरेट हुआ उतना ही हीट चले गया, फिर से जनरेट हुआ फिर गया, फिर जनरेट हुआ फिर गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है जा रहा है, जनरेट हो रहा है जा रहा है। तो कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल, राइट ना। इसके लिए न्यूटन ने एज्यूम किया दैट द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, जो एक्चुअल में रॉन्ग निकला। वो बताऊंगा रॉन्ग क्यों हुआ, सबको लॉजिक है अपने पास, सुनो। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 3 एकदम क्लियर है। Newton assumed that during propagation of sound there is no change in average temperature। उसने सोचा कि टेम्परेचर में चेंज होता ही नहीं है। रीजन सिंपल था, क्योंकि कंप्रेशन में जो हीट बना उसको सफिशिएंट टाइम मिला डेसिपेट होने के लिए रेयरफैक्शन में। अगर सोचो ये बोलता कि फास्ट प्रोसेस है तो कंप्रेशन में जो हीट मिला वो डेसिपेट होने के लिए सफिशिएंट टाइम ही नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ जाता। तो एडियाबैटिक आता, जो नोट किया किसने, लैपलेस ने, राइट। इसकी वजह से इसका पॉइंट करेक्ट हो गया। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे राइट कैसे हुआ। लॉजिक वही है, एक ही लॉजिक है, रॉन्ग कहां पे हो गया, आइसोथर्मल, सेम लॉजिक है। ओके, तो पॉइंट फटाफट कंप्लीट करते हैं। न्यूटन एज्यूम दैट द प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम, ये क्या था, ये केस में एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। हेंस ही कंसीडर्ड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, जैसे मैंने लिया था ना ई, कहां गया ई, ई लिया था याद है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो न्यूटन ने क्या एज्यूम कर लिया, आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्मल इलास्टिसिटी आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिक इलास्टिसिटी आएगा, देखो एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऐसा आएगा, पढ़ेंगे हम एकदम धीरे धीरे। तो आई थिंक हमारा पॉइंट नंबर 3 एकदम क्लियर है। न्यूटन एज्यूम दैट ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड देयर इज अ नो चेंज इन द एवरेज टेम्परेचर, चेंज होता ही नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक, राइट, 100 डिग्री सेल्सियस ही है of the medium, hence isothermal elasticity should be considered। न्यूटन को लगा चलो एक काम करते हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी लेते हैं। क्या होता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, बताता हूं, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो अभी बन गया आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, राइट। देखो ई मींस क्या है, ई है आइसोथर्मल ई को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और बाद में न्यूटन ने देखा कि कंसिडर क्या करना चाहिए था, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, तो उसने बोला कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, और उसका वैल्यू इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P से, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि जो E रहेगा, E का वैल्यू किससे मैच होने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का हम पे प्रेशर, तुम मालूम है एटमॉस्फेयर से भी हमको प्रेशर आता है, राइट, वो जो एटमॉस्फेयर से जो हमको प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं P मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऑलमोस्ट ये होता है 1 ATM, राइट। कितना होता है, पॉइंट नोट कर लो, हमेशा के लिए याद रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कितना होता है, ये होता है 1 ATM। अब बोलेंगे सर ATM क्या है, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट है ATM, ATM प्रेशर का यूनिट होता है, पढ़ेंगे हम हायर फिजिक्स में आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। तो 1 ATM का प्रेशर होता है हम पे, राइट, लेकिन यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल हो जाता है, मींस ऑलमोस्ट डबल बोलना सही नहीं रहेगा, बढ़ जाता है, किधर पता है, जहां भी सी शोर होता है ना, नदी का जहां भी किनारा रहता है जो भी, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहता है, बात समझ में आया। तो ऑर्डिनरी वैसे सब जगह पे देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM का है, लेकिन कोई समझो जैसे कि कोई भी नदी का किनारा है, समझो कोई भी सी के बाजू में, राइट, सी शोर समझ में आता है ना, सी शोर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, 1 ATM से ज्यादा रहेगा, इतना लॉजिक है, ओके। चलो छोड़, हो गया वो। हाँ, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो E है, अगर E को मैं आइसोथर्मल कंडीशन में देखूं तो E का वैल्यू किससे मैच हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मैं P से डिनोट करता हूं, राइट। पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P, मींस मैं अभी E के जगह क्या लिख सकता हूं, P, तो मेरा फॉर्मूला चेंज, अब देखो कहां गया, वही पॉइंट है, करेक्ट, फोर्थ पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट तो हो गया हमारा, पॉइंट नंबर, चलो यही पॉइंट वैसे कंटिन्यू है। तो जो वेलोसिटी v का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ E बाय रो, वेयर E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, मैं E नहीं लिखने वाला है क्योंकि मैंने नीचे पहले बता दिया, अब E के जगह क्या आएगा, P, राइट। तो फॉर्मूला चेंज, अंडर रूट ऑफ P बाय रो, समझा कैसे है, और ये अंडर रूट के अंदर, रो भी अंडर रूट के अंदर ही, ओके। तो ये मैंने एक सिंपल एक और फॉर्मूला बता दिया, न्यूटन का फॉर्मूला एक्चुअल में, मैं तो जस्ट सिखा रहा हूं, राइट, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाय रो। हाँ, P कौन सा प्रेशर है, P इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, सुनो। वैसे हम प्रेशर को मेजर करने का डिवाइस आपको अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो बता दूं, हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकते हैं यूजिंग बैरोमीटर, राइट, बैरोमीटर नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अभी याद कर लो। प्रेशर को हम कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, बैरोमीटर, राइट, बैरोमीटर होता है, ओके। तो P जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P का भी एक फॉर्मूला होता है, दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P, सिंस करके लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P का भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P का जो फॉर्मूला है दैट इज HD इंटू G। अब HDG क्या याद रखो, P का फॉर्मूला होता है HDG, सिंपल याद रखो, P इज इक्वल टू HDG, वेर H इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, यहाँ पे लिखा है देखो मैंने, H मींस Hg, अगर आपने थोड़ा बहुत 10th में केमिस्ट्री वाला पार्ट देखा रहेगा, केमिकल्स वाला पार्ट, तो आपको पता रहेगा Hg जो सिंबल है, ये सिंबल मर्क्यूरी एलिमेंट का सिंबल है, जैसे कार्बन का सिंबल C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का H रहता है, लिथियम का Li होता है, वैसे ही Hg किसका सिंबल है, मर्क्यूरी। पॉइंट याद होगा, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज एट लिक्विड स्टेट, पढ़ा होगा 10th में, राइट, ये 9th में एक गिव रीजन था, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, H का मतलब बता दो, H इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, राइट, बात को याद रखो, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन पॉइंट याद होना चाहिए तुमको, H का मतलब क्या है। अब बोले सर ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम ये सब कहाँ से आया, एक सिंपल से एग्जांपल बता देता हूँ, देखा होगा, राइट, मैं उसको डायरेक्ट इससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि वहां पर देखा होगा, देखो जब भी कभी हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, कुछ अगर कुछ सीरियस कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पर एक पट्टा लगाता है और एक रहता है ऐसा
देखा होगा ना ऐसा कुछ। और यहाँ पे ऐसा ऊपर का एक उसके पास एक छोटा सा एक डब्बा रहता है, उसको ओपन करता है ऐसा, उसमें एक लिक्विड रहता है राइट, जितना ऐसा यहाँ दबाएगा वो लिक्विड ऊपर 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 जाता है, वो लिक्विड और कुछ नहीं वो मर्क्यूरी है, Hg मर्क्यूरी राइट। और लिक्विड ऊपर ऊपर जाएगा तो उसका हाइट बढ़ेगा ना ऐसा, वही हाइट है, वही हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, H मतलब हाइट ऑफ, और वो भी तो प्रेशर मेजर करता है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं हम उसको। बात समझ में आता है ना, किया है ये सब, देखा रहेगा सब। देखो साइंस कुछ नया चीज नहीं है, साइंस वही चीज जो हम लोगों ने देखा है बट उसको साइंटिफिक वे में अभी देख रहे हैं, बट लॉजिक इतना ही सिंपल है। तो H आई थिंक समझ में आ गया, H मींस हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन याद होना चाहिए, इसके लिए नहीं लिखा मैंने, याद होना चाहिए। H मींस हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, वो कॉलम में मर्क्यूरी कितना ऊपर जाता है उसको बोलते हैं हम H। आगे बढ़ते हैं, D मींस होता है डेंसिटी। अब बोलेंगे सर डेंसिटी इधर भी आया था डेंसिटी रो, फर्क है, ये रो डेंसिटी किसका है, मीडियम का डेंसिटी है, और ये जो डी डेंसिटी है ना वो डेंसिटी मर्क्यूरी का है, जो मर्क्यूरी ऊपर जाता है ना ऐसा जो लेवल में, वो मर्क्यूरी खुद लिक्विड का भी तो डेंसिटी होता है राइट। दिस डी इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट। आगे बढ़ते हैं, जी सबको मालूम है, जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुज वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10th में पढ़ा है हम लोग ने ये चीज। चलो तो HdG बता दिया, HdG किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम लोग P के जगह पे HdG लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फिर P के जगह HdG, क्योंकि P का फॉर्मूला हमको पता है। सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड एज अंडर रूट ऑफ HdG राइट। HdG एक काम करते हैं ना, देखो P के जगह पे क्या आने वाला है, P आएगा HdG और नीचे रो तो एज इट इज रहेगा। तो एक काम करते हैं ना, HdG लिखने के जगह पे सबका वैल्यू फटाफट पुट कर देते हैं। H का वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू याद रखना पड़ेगा, H का वैल्यू होता है 0.76, D का वैल्यू क्या होता है, ऊपर मुझे लिखना है HdG और नीचे लिखना है रो का वैल्यू राइट। D का वैल्यू है 13600 और HdG का वैल्यू हमारे पास हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया 9.8, और नीचे क्या था, नीचे था रो है ना, नीचे रो का वैल्यू है 1.293, यूनिट नहीं लिखते हम लोग कभी भी राइट। इसको अगर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो यहां पर एक वैल्यू मालूम पड़ता है हमको, इसको सॉल्व करना तो सॉल्व करो बहुत टाइम जाएगा। ओके तो ये जो हमको दिया ना रूट में, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर याद रखो 279.9 राइट, 279.9 याद रखो। वैसे सॉल्व करने तो कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने में सिखा दूंगा जब मैं तुमको सिखाऊंगा हाउ टू यूज लॉग टेबल बुक राइट। लॉगरिथम बुक कैसे हम लोग यूज करते हैं, लॉगरिथम बुक से बहुत इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है, और लॉगरिथम बुक ही हमको यूज करना है सॉल्व करने के लिए। ओके तो ये v का जो आंसर आता है, v इज इक्वल टू 279.9 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने बताया कि साउंड का स्पीड इतना है राइट, साउंड का स्पीड कितना है 279.9। वैसे लिखना है तो हमको वहां पे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्पेस था, यहाँ पर लिख सकते थे, चलो एक काम करते हैं लिखते हैं प्रॉपरली। देखो जैसे मैंने पहले बताया था, v जो है, v का फॉर्मूला क्या था, सॉरी p जो है, p का फॉर्मूला है HdG ना, तो पहले v में पुट कर लेते हैं वैल्यू और फिर यहाँ पे नीचे प्रॉपरली करेंगे राइट। सो दिस v कैन बी रिटन एज P का जो फॉर्मूला है विच इज HdG अपॉन, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं वही चीज है, बट एक स्टेप हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा स्पेस था, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते, नीचे तो इतना सा आंसर लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो v का जो फॉर्मूला होगा, वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला वहां पे रेडी है, h वैल्यू ऑफ h इज 0.76, ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा प्रॉपर, इनटू d मींस 13600 इनटू g मींस 9.8 upon rho is 1.293 right ऐसा, and the final value of velocity of sound is 279.9 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू था, देखो हमेशा साइंस में ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बना दिया आंसर निकाल दिया आंसर आ गया, ऐसा थोड़ी रहता है। दो काम करते हैं हम, सबसे पहले प्रैक्टिकल वर्क करते हैं राइट, प्रैक्टिकली साउंड का स्पीड निकालते हैं। प्रैक्टिकली जो साउंड का स्पीड मिलता है वो ऑलमोस्ट होता है 323 पॉइंट ऐसा कुछ तो होता है राइट, ऑलमोस्ट 320 के आसपास होता है। लेकिन ये देखो ये वैल्यू क्या है, वो 323 ऑलमोस्ट, और ये तो 300 भी क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच ही नहीं हुआ। तो यहां मालूम पड़ गया कि अरे भाई न्यूटन का जो फॉर्मूला है उससे जो वैल्यू मिलता है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू मिलता है दोनों अलग अलग है, इसलिए न्यूटन का जो फॉर्मूला था इसको हमने रिजेक्ट कर दिया राइट, ये एक्सेप्टेड नहीं है राइट। लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया, सिर्फ एक ही जगह रॉन्ग हो गया, वो था आइसोथर्मल प्रोसेस, बस लॉजिक है। ओके तो यहां पर जो हमको वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। देखो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट साउंड ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस राइट।
जो साउंड का वैल्यू था 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एक्सपेरिमेंटली मिला था और जो ये मिला, दोनों में बहुत फर्क है, इतना फर्क है ऑलमोस्ट बोल सकते हैं हम 16%, राइट। ये वर्ड, ये नंबर याद रखो क्योंकि एमसीक्यू में आता है, राइट, कि न्यूटन के फॉर्मूले में और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों के बीच में कितना गैप था, 16%, 16%, राइट। वही नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो इससे 16% ज्यादा है, राइट। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 16% ग्रेटर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला, फ्रॉम फॉर्मूला, राइट। Hence Newton was unable to give the satisfactory explanation। इसलिए हम ऐसा बोल सकते, क्योंकि उनको पूछा गया वो टाइम पे कि न्यूटन भाई बताओ हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा है वो तो 323.3 आ रहा है ऑलमोस्ट, और आपका आंसर तो 280 के आसपास है, दोनों में तो बहुत बड़ा गैप है। तो उस टाइम पे न्यूटन के पास कोई आंसर नहीं था कि ये कैसे हुआ ऐसा, राइट। तो समझ में आ गया आई थिंक कि रॉन्ग। देखो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसकी वजह से वहां पर ऐसा बताया गया था दैट द कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन इज स्लो प्रोसेस, हेंस द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कंप्रेशन गेट्स सफिशिएंट टाइम ड्यूरिंग डेसिपेशन फॉर इट्स डेसिपेशन, आप ऐसा बोल सकते हो, राइट। तो यही एक आइसोथर्मल चीज रॉन्ग हुआ, इसलिए हम न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ते नहीं है। पढ़ते नहीं मतलब क्या है कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसा लॉजिक, राइट। तो अगर ये एक्सेप्टेड नहीं है तो क्या एक्सेप्टेड है, वो है लैपलेस करेक्शन। ये इसमें कर लेते हैं, लैपलेस करेक्शन क्या है, सुनो बस वही जो सेम यहाँ पे लॉजिक सेम, पूरा A to Z सब कुछ सेम है, सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है, जो यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन था, ये केस में एडियाबैटिक कंडीशन है, राइट। एडियाबैटिक कंडीशन मैंने आपको समझा दिया कि एडियाबैटिक कंडीशन क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें ही कर लेते हैं। देखो पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू लैपलेस द जनरेशन ऑफ कंप्रेशन, देखो ऐसा द हीट जनरेशन, यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा आएगा, द हीट जनरेशन ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन इज नॉट अ स्लो प्रोसेस। आप ऐसा बोल सकते हो, सबसे ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में यहाँ आया, थोड़ा इसको स्टेटमेंट हम लोग करेक्ट कर देते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू लैपलेस द कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन इज नॉट अ स्लो प्रोसेस, या फिर थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे न्यूटन में वही चीज पढ़ा दिया था कि हीट जो जनरेट होता है कंप्रेशन के वजह से और डेसिपेट जब होता है रेरफैक्शन में, तो वो न्यूटन के हिसाब से स्लो प्रोसेस था, राइट, स्लो प्रोसेस। लेकिन लैपलेस के हिसाब से वो स्लो प्रोसेस नहीं है, वो एक रैपिड प्रोसेस है जो एक्चुअल में राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो लिखा ही है, तो चलो मैं एक प्रॉपर्ली बता दूं क्या है। पॉइंट एकदम सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू लैपलेस द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कंप्रेशन मींस कंप्रेशन में जो हीट डेवलप हो गया एंड डेसिपेशन ड्यूरिंग रेरफैक्शन इज अ फास्टेस्ट प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो रैपिड प्रोसेस। ये ज्यादा, यही इंपॉर्टेंट, यही तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू लैपलेस द हीट जनरेटेड कब जनरेट होता है हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कंप्रेशन, राइट, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड डेसिपेशन। हीट का मींस हीट नेचर में जाता है, उसको बोलते हैं डेसिपेशन, एंड डेसिपेशन ड्यूरिंग रेरफैक्शन में डेसिपेशन होता है ना, ड्यूरिंग रेरफैक्शन कैसा प्रोसेस है, इज रैपिड प्रोसेस। ये एक रैपिड प्रोसेस है, यहीं पे लैपलेस राइट हो गया, बस इसके बाद फिर जो भी आएगा वो सब राइट, क्योंकि न्यूटन यही पॉइंट नंबर 3 में रॉन्ग, तो पॉइंट आगे जाओ तो रॉन्ग ही मिलेगा आपको, ऐसा है इज रैपिड प्रोसेस, राइट, सिंपल। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, तो बहुत इजी पे पॉइंट है कि लैपलेस ने क्या देखा कि द प्रोडक्शन ऑफ हीट या फिर द जनरेशन ऑफ हीट एट कंप्रेशन एंड डेसिपेशन व्हाइल रेरफैक्शन इज रैपिड प्रोसेस। अगर रैपिड प्रोसेस है तो क्या जो हीट जनरेट हुआ था कंप्रेशन में उसको सफिशिएंट टाइम मिलेगा रेरफैक्शन में डिसिपेट होने के लिए? नहीं। अगर टाइम मिला ही नहीं, इसका मतलब याद है वो सिंपल एग्जांपल से मैच होता है जिसमें हमने स्टीम को अंदर ही बंद कर दिया था, बाहर जाने नहीं दिया, मींस टाइम ही नहीं मिला उसको बाहर जाने का, ऐसा लॉजिक, तो हीट तो बढ़ जाएगा अंदर, मींस टेम्परेचर अब वैरी होने वाला है। इसलिए हम लोग ये केस में लेते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट, राइट, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल यहां पे दिया है, एग्जांपल क्या है, अगर 256 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, राइट, अगर समझो जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पढ़ा है ना आपने 10th में ये। 256 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का कोई साउंड है तो कंप्रेशन और रेरफैक्शन 1 सेकेंड में 256 टाइम्स होता है। सोचो कितना टाइम यहाँ पे मिलेगा फिर कंप्रेशन रेरफैक्शन को, बहुत कम टाइम मिलेगा। 1 सेकेंड के अंदर 256 टाइम्स कंप्रेशन रेरफैक्शन हुआ है, तो टाइम कैसे मिलेगा वहां पे डेसिपेट होने के लिए? अगर टाइम नहीं मिला डेसिपेट होने के लिए तो ऑब्वियसली कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो समझ में आ गया, फिर तो आइसोथर्मल लेने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो तुमको एडियाबैटिक लेना पड़ेगा, राइट। यही तो सिंपल पॉइंट है।
हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्रेशन, राइट, देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड डेसिपेटेड ड्यूरिंग रेयरफैक्शन डज नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर इट्स डेसिपेशन, आप ऐसा बोल सकते हो सिंपल सा, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्रेशन, जब हीट बना कंप्रेशन के टाइम पे, एंड लॉस्ट ड्यूरिंग रेयरफैक्शन, जो रेयरफैक्शन में लॉस्ट हो गया उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, डज नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर डेसिपेशन, डेसिपेशन के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, अगर टाइम मिला ही नहीं है तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा और हमको एडियाबैटिक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, हेंस इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, वो आइसोथर्मल प्रोसेस था ही नहीं, राइट, वो कौन सा प्रोसेस था, एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमको एडियाबैटिक इलास्टिसिटी लेना पड़ेगा, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने आइसोथर्मल का इलास्टिसिटी लिया था, देखो सेम वही पॉइंट है यहाँ पे, hence it is a adiabatic process, hence adiabatic elasticity must be considered, ये टाइम पे आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, adiabatic elasticity, चलो उसके बारे में बता देता हूं क्या है, फॉर्मूला वगैरह सेम, देखो E जो है अभी देख रहे E, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो जो एडियाबैटिक यहाँ पे जो हमने लिखा है ये E को वैसे जैसे मैंने पहले बताया था, E आप एज्यूम करो कि मैं एडियाबैटिक वाला पॉइंट आगे लेके आता हूँ, डायरेक्ट बताऊंगा तो नहीं समझेगा, देखो E जो है इसको हम लोग एज्यूम करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, जो एक्चुअल में हमको क्या यूज करना है ये केस में, हमको यहाँ पर यूज करना है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आएगा जिसमें हमको एडियाबैटिक कांस्टेंट आना है, देखो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला जो फर्स्ट है ये तो राइट है, राइट, ये राइट है, पॉइंट नंबर 3 से यहाँ पे रॉन्ग हुआ, देखो तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ E बाय रो, राइट, E बाय रो हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके, E आपके सामने लिखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो भी हमको पहले से मालूम, रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, राइट, आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया आपको कि हमको ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस लेना है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस लेना पड़ा तो एडियाबैटिक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, बता दो एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है गामा, राइट, जैसे मैंने बताया था ना अल्फा बीटा एक गामा आता है, राइट, सी वैसे गामा होता है, गामा डेल्टा ऐसा बहुत सारा रहता है, राइट, तो गामा जो हमारे लिए है, गामा हमारे लिए हम उसको बोलेंगे एडियाबैटिक कांस्टेंट, तो जैसे मैंने पहले E के जगह पे डायरेक्ट P लिख दिया था, अभी ऐसा नहीं होने वाला है, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं E के जगह पे लिखूंगा गामा P, देखो गामा कैसे बनता है वो भी देख लो, गामा कैसे बनाया मैंने, राइट, E इज इक्वल टू गामा P, राइट, अच्छा गामा तो उसका ये जो सिंबल का नाम है, एक्चुअल में उसका मतलब क्या, उसका मतलब है एडियाबैटिक कांस्टेंट, राइट, इसका भी गामा का भी एक फॉर्मूला होता है, गामा का भी एक फॉर्मूला बता दूं यहाँ पे, जो गामा है ये गामा का एक फॉर्मूला होता है Cp बाय Cv, अब बोलेंगे सर Cp Cv क्या है, सुनो P जो है उसको मैंने सफिक्स में लिखा है, V को भी मैंने सफिक्स में लिखा है, Cp का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp का नाम है, देखो सिंपल है, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, ये अभी आपको समझेगा नहीं कि स्पेसिफिक हीट सर क्या रहता है, ये स्पेसिफिक हीट मैं तुमको पढ़ाऊंगा जब मैं थर्मल एक्सपांशन पढ़ाऊंगा तो वो टाइम बताऊंगा कि स्पेसिफिक हीट क्या है, अगर इधर बताने जाओ तो बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर हमारा, ऐसा है, तो Cp का मतलब है स्पेसिफिक हीट, क्योंकि अभी तो सिर्फ नाम ही याद रखने का है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका एक वैल्यू होता है बता दूं 1.41, राइट, गामा का वैल्यू कितना होता है 1.41, चलो तो ये गामा का वैल्यू याद रखो, गामा मींस एडियाबैटिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.41, जो इसका फॉर्मूला है Cp बाय Cv, अब हमारे पास E का फॉर्मूला है गामा P, और गामा का भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, बस वैल्यू फटाफट पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा, देख लो एक बार प्रॉपर्ली जो हमने अभी तक किया है, अभी तक मैंने आपको अभी तक जस्ट पॉइंट नंबर 3 तक सिखाया है, लैपलेस करेक्शन, राइट, तो लैपलेस करेक्शन अभी तक हमने पॉइंट नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी, V का फॉर्मूला आई थिंक आपको याद है, जो यहाँ पे था सेम वही अंडर रूट ऑफ E बाय रो, राइट, और E का फॉर्मूला जैसे मैंने डायरेक्टली इक्वल टू पहले P लिखा था, अब देखो P लिखा, यही तो गलती हो गया वहां पे, न्यूटन ने गामा लिया ही नहीं, एडियाबैटिक कांस्टेंट लिया ही नहीं, उसने तो आइसोथर्मल ले लिया था, इसलिए गामा आया ही नहीं पहले, लेकिन अभी हमने एडियाबैटिक लिया है तो अभी एडियाबैटिक कांस्टेंट आएगा जिसका वैल्यू होता है 1.41, ओके, चलो तो बस यही लेंगे, तो अब देखो कैसे लिख सकते हैं हम, कहाँ गया, हाँ इधर थोड़ा सा स्पेस है, दिस V कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ, E नहीं लिखने वाला हूं मैं E के जगह पे क्या लिखूंगा, गामा इंटू P, E का वैल्यू है, लेकिन गामा भी क्यों लिखूं, गामा का भी वैल्यू है मेरे पास, गामा इज इक्वल टू 1.41, तो गामा P लिखने के जगह पे ऐसा, चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट टाइम इसके लिए लिख देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मैं गामा का वैल्यू पुट करना है, एक काम करते हैं सबका वैल्यू एक साथ ही पुट करेंगे, राइट, तो E के जगह पे मैं लिखने वाला हूं जस्ट गामा P, और नीचे क्या है, नीचे तो रो एज इट इज है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, आगे इसको ही आगे भी लिख सकते हैं, याद है P का एक फॉर्मूला होता है, पहले बताया था मैंने, P इज इक्वल टू HdG, इधर लिखा है ना, कहां गया, देखो P इज इक्वल टू HdG,
तो चलो फटाफट पुट करते हैं, अभी वो लिखने का जरूरत नहीं, अभी ऑलरेडी हमने लिख दिया। सो अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, गामा एज इट इज रहेगा, नीचे का रो एज इट इज, दिस पी कैन बी रिटन एज एच डी जी, राइट है ना, सब याद है हमको, सब क्या है, गामा क्या है, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट, एच क्या है हाई मर्क्यूरी कॉलम, डी क्या है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, राइट, और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस रो क्या है, रो हमारे लिए है डेंसिटी ऑफ मीडियम, सिंपल। चलो सबका वैल्यू हमारे पास है क्या, सबका वैल्यू अवेलेबल है, फटाफट पुट करते हैं। सो द वैल्यू फॉर गामा, गामा का वैल्यू हमको याद है 1.41, एच का भी वैल्यू, एच कहां गया 0.76, डी का वैल्यू भी हमारे पास है 13600, और जी कहां गया, जी का वैल्यू है 9.8, राइट, और नीचे रो भी तो है, रो का वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू ओके, रो जो है हमारे पास 1.293। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहां पे जो हमको वैल्यू मिलता है वो ऑलमोस्ट 332.3 के आसपास मिलता है, जो ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उससे मैच करता है, राइट, 332.3 वैल्यू हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो हमने इसको सॉल्व किया तो हमको वैल्यू मिला 332.3, राइट, मीटर पर सेकेंड में वैल्यू है, राइट, 332.3। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एग्जैक्टली मैच करता है किससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट, 332.3 जो वैल्यू है ये किससे मैच हो रहा है, प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच हो रहा है। इसलिए हम लैपलेस का जो देखो नाम भी दिया है लैपलेस करेक्शन, करेक्शन मतलब क्या, इसने क्या किया, सर आइजैक न्यूटन को करेक्ट किया, इसके लिए उसको नाम दिया, जो टॉपिक का नाम है लैपलेस करेक्शन, लैपलेस लॉ नहीं, लैपलेस करेक्शन, क्योंकि इसने थोड़ी लॉ बनाया, इसने खाली क्या किया, जो पहले से एग्जिस्टिंग थ्योरी था उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर दिया बस, और राइट थ्योरी बना दिया, और जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू मैंने याद है पहले बताया था 332 के आसपास आपको वैल्यू मिलता है, देखो 332.3 मिला है। अभी देखो ऐसा है कि जो एक्सपेरिमेंटल करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं और जब थियोरेटिकल आंसर निकालते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत गैप तो मिलता है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा बहुत एरर आता है, ह्यूमन एरर रहता है, हमारा खुद का एरर रहता है, बहुत सारा रहता है, इसमें बहुत सारा एरर्स वगैरह होता है। तो कभी भी आपका मैथमेटिक्स से जो आंसर निकालने का और जो एक्सपेरिमेंट है वो एग्जैक्ट मैच नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत पॉइंट का फर्क रहेगा। तो 332.3 ये जो वैल्यू मिला है मीटर पर सेकेंड, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच होता है। तो इसको मैंने क्या लिखा है, दिस वैल्यू इज क्लोज, बहुत नजदीक है, दिस वैल्यू इज क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड एज सीन अबव, इससे ऊपर से क्लियर मालूम पड़ता है कि मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट, पी प्रेशर, राइट ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कहां पे, मीडियम का ही प्रेशर होगा, और कहां का प्रेशर, तो मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। एक बार हम फटाफट क्विक रिकैप करते, देखो मैंने लैपलेस में क्या क्या कराया, बहुत इजी था वैसे तो। लैपलेस में सबसे पहले हमने बताया कि कंप्रेशन और रेरफैक्शन रैपिड प्रोसेस है, इसके लिए जो हीट बनेगा वो उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलने वाला डिसिपेट होने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा। गामा का फॉर्मूला याद है हमको, CP/CV, CP मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। फिर वो E की इक्वल, देखो फर्क क्या है मालूम है, कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ एक एक्स्ट्रा आया यहाँ पे गामा, बाकी चेक करो, बाकी HDG/ρ इधर भी है, यहाँ भी HDG/ρ है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा कौन आया, गामा। गामा लेने के वजह से आंसर राइट, बस यही करेक्शन है, राइट। तो आई थिंक आपको प्रॉपर्ली लैपलेस करेक्शन समझ में आ गया, ओके। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, चलो देखते, देखो जब भी साउंड प्रोपोगेट होता है तो उस टाइम पे क्या प्रेशर के वजह से साउंड के वेलोसिटी में कुछ फर्क आता है कि नहीं आता, पहले वो चेक करते हैं। क्वेश्चन पहले समझो, प्रेशर के वजह से साउंड के वेलोसिटी पे कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता, यही पढ़ने का हमको। सो लेट्स स्टार्ट। देखो अभी तक हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग साउंड का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, जो एक्चुअल राइट फॉर्मूला है, राइट। ये है, ये फॉर्मूला राइट नहीं है, देखो ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है, ये सिर्फ ये फॉर्मूला राइट नहीं है, ये नहीं है, राइट, ओके। फॉर्मूला एक्चुअल राइट ही है, ओके। ऑलरेडी मैंने शायद लेक्चर नंबर 2 में डेंसिटी के बारे में बताया था, मैंने थर्मोकोल बॉल्स वाला लॉजिक बताया था, राइट। वहां पर मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था। डेंसिटी जो है, दिस डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, ओके। चलो ये फॉर्मूला डेंसिटी का ऊपर पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जैसे ही मैं डेंसिटी का समझो फॉर्मूला ऊपर पुट करता हूं तो हमको जो अभी फॉर्मूला रिसेंटली अब जो फॉर्मूला मिलेगा, देखो क्या, ये रो का वैल्यू मैं जस्ट ऊपर पुट करने वाला हूं। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ V एज अंडर रूट ऑफ
this gamma p as it is, and in the place of rho I will write capital M by V, where capital M is the velocity and V is the capital M is the mass and V is the volume, right? V volume है और capital M mass है, velocity नहीं, ओके? तो अब ये तो मैथमेटिक्स सिंपल से कोई भी कर लेगा. सो दिस V कैन बी रिटन एज अंडर रूट, कितना क्लियर, देखो ये जो V है ये वेलोसिटी है, ये जो स्मॉल v है ये क्या है, ये वॉल्यूम है, राइट? मास अपॉन वॉल्यूम तो होता है डेंसिटी, और ये कैपिटल V जो मैंने लिखा है वो समझो आपके लिए वेलोसिटी, ऐसा ये रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन समझो जो क्या है लॉजिक ऐसा, ओके? तो ये गामा एज इट इज रहने वाला है, ये P भी एज इट इज रहेगा, राइट? नीचे से V ऊपर जाएगा और नीचे खाली क्या बच जाता है, कैपिटल M. ये एक फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला. अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ा है 10th में तो बता दूं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है. वैसे पता नहीं कि 10th में था कि नहीं, बट जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे एक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, बहुत फेमस इक्वेशन है, उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, जरा ध्यान दो. आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से वी कैन राइट दिस PV इक्वल टू nRT. अब मैं पूरा एकदम डिटेल में बता दूं ये सब क्या पैरामीटर है. P मीन्स प्रेशर, राइट? V मीन्स वॉल्यूम, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड दिस T इज द टेम्परेचर. ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा सुनने में, क्योंकि अभी तक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा ही नहीं. एक बार आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा दो केमिस्ट्री में तो बहुत इजी लगने लगेगा ये पॉइंट, क्लियर? तो आई होप आपको सब कुछ याद रहेगा. P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T का मतलब होता है टेम्परेचर. वैसे सबका नाम इधर कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे फिजिक्स, और ये जो नाम है वो केमिस्ट्री के हिसाब से नाम है, राइट? ओके, चलो. तो मैं क्या PV के जगह पे nRT लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ मैं, तो PV के जगह पे अभी nRT लिखने वाला हूँ. देखो, therefore this velocity of sound can also be written as under root of gamma, और PV के जगह पे आ जाएगा nRT और नीचे कैपिटल M एज इट इज. तो दो फॉर्मूला अवेलेबल है, या तो ये फॉर्मूला यूज करो या तो ये फॉर्मूला. मुझे देखा जाए तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. रीजन ये है कि मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड और प्रेशर के बीच में देखना है कि प्रेशर चेंज करने के वजह से क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड में फर्क पड़ता है, वो चेक करना. देखो उसके लिए तुमको समझना पड़ेगा ये बॉयल्स लॉ समझना पड़ेगा, राइट? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी चीज का टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई भी मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लो तो वो कांस्टेंट आएगा आपको, राइट? बात को समझो. बॉयल्स लॉ क्या है ये भी पढ़ाने वाला हो. ये बॉयल्स लॉ हम केमिस्ट्री में एकदम डिटेल में स्टार्टिंग से पढ़ने वाले. बहुत सारे लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बहुत सारे लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन है, सब पढ़ेंगे. अभी के लिए फॉर अ टाइम बिंग याद रखो, बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मुझे कांस्टेंट मिलेगा. दिस P इंटू V मीन्स प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा. अगर प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बॉडी जो मीडियम है उसका मास तो कांस्टेंट ही रहता है. गामा का नाम है, गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट, नाम में ही कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट हो गया. फिर तो ध्यान सुनो फिर से एक बार, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ के हिसाब से P इंटू V कांस्टेंट है. देखो P इंटू V कांस्टेंट हो गया. ये कैपिटल M मास, मीडियम का मास कभी चेंज ही नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट है. गामा का नाम ही है एडियाबैटिक कांस्टेंट, देखो गामा में लिखा है मैंने एडियाबैटिक कांस्टेंट, राइट? तो अंदर रूट के अंदर जितना भी पैरामीटर है सब का सब पैरामीटर कांस्टेंट. अगर रूट के अंदर सारा पैरामीटर कांस्टेंट, इसका मतलब V तो चेंज ही नहीं होने वाला, V भी कांस्टेंट. तो मींस वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगा. कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. तो टेम्परेचर चेंज करो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि P इंटू V कांस्टेंट कब पॉसिबल है? P इंटू V कांस्टेंट सिर्फ तब पॉसिबल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट. तो बेसिक सिंपल था. बोलेंगे सर ये सब कहां से आ रहा है, ये समझना पड़ेगा हमको केमिस्ट्री में. अभी के लिए फॉर टाइम भी हम याद रखते हैं बॉयल्स लॉ सिंपल क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर दो तो प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर कितना मिलेगा, कांस्टेंट आंसर मिलने वाला है. अगर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट, नाम में कांस्टेंट, मास वो भी कांस्टेंट, तो रूट के अंदर अगर सब कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट ना. वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट. इसका मतलब यह है कि प्रेशर में कुछ भी चेंज करो वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होने वाला नहीं है. कब तक? जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तब तक बस, राइट? तो पॉइंट हमारे सामने यहाँ पे अ गैसियस मींस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो पहले समझ में आ गया रहेगा. अ गैसियस मीडियम ओबेइंग आइडियल गैस. हाँ देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? PV इक्वल टू nRT को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन. दो तीन चीज नई यहाँ पे आई है, एक है आइडियल गैस इक्वेशन और एक है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ तो समझ में आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, PV कांस्टेंट,
सिंपल। और आइडियल गैस इक्वेशन भी इजी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सिंपल फॉर्मूला, राइट। ऐसा तो ऐसा गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करता है उसमें क्या रहेगा, द चेंज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर में चेंज करोगे तो वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, द चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, प्रेशर में कुछ भी चेंज करके ले लो वेलोसिटी ऑफ साउंड में चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ कब तक, अनलेस देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर चेंज करो फिर तो चेंज होने ही वाला है, फिर तो बॉयल्स लॉ भी ओबे नहीं होगा, राइट क्योंकि बॉयल्स लॉ सिर्फ कब ओबे होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट, और एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट, इसलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में कुछ भी चेंज करो हैज नो इफेक्ट इन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होने वाला नहीं है। तो इससे हमको एक बात समझ में आता है, कितना भी प्रेशर रहने दो, मैंने अभी जैसे बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात किया हम लोग ने, 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे लग रहा है, राइट। तो 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लग रहा है और वही आप सी शोर पे चले जाओ, मींस नदी के किनारा वगैरह वहां पे चले जाओ, वहां पे 2 atm का प्रेशर है, समझो, एज्यूम करो वहां पे 2 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं वहां पढ़ा रहा हूँ, दोनों जगह पे साउंड एक ही टाइम पे आपको सुनाई देगा। रीजन मालूम है क्या, रीजन ये कि वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हुआ ही नहीं, प्रेशर चेंज होने दो, वेलोसिटी ऑफ साउंड में फर्क पड़ता नहीं है। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कौन, यहाँ का टेम्परेचर समझो हम लोग एज्यूम करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो उधर का भी 25 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, अगर उधर 30 डिग्री सेल्सियस तो ऑब्वियसली फिर तो चेंज हो जाएगा, सिंपल। चलो तो यहां से हमको ये समझ में आ गया है कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, राइट। जब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है तब तक आप वेलोसिटी ऑफ साउंड को चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर में कितना भी चेंज करके ले लो, राइट। चलो तो आई थिंक ये समझ में आ गया। चलो एट अ टाइम ये भी कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये बहुत ईजी लॉजिक है, इसमें डायरेक्ट ओवरली हम इसको समझा सकते हैं। देखो कैसे, लेक्चर नंबर 2 में भी एक एग्जांपल दिया था, वही सेम एग्जांपल यहां पे देता हूं। देखो दो टाइप के आपको मतलब मंथ्स लेने पड़ेंगे, समझो हम लोग कुछ विंटर चलो दो टाइप के सीजन्स ले लो, एक विंटर सीजन और एक समर सीजन में। विंटर सीजन में मॉर्निंग के 5 o'clock, समर सीजन में भी मॉर्निंग के 5 o'clock, दो टाइम हमने एज्यूम कर लिया ऐसा। दोनों 5 o'clock को समझो क्या होता है, एक ट्रेन ट्रैक से जाता है और आपका हाउस जो है वो ट्रेन ट्रैक से बहुत दूर है, समझो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो जो ट्रेन जाता है उसका एक्चुअल आवाज नहीं सुनाई देना चाहिए इतना डिस्टेंस पे, लेकिन विंटर सीजन में वो ट्रेन का आवाज क्लियर सुनाई देता है और समर सीजन में साउंड सुनाई नहीं देता है, राइट। सिर्फ विंटर सीजन नहीं, रेनी सीजन में भी, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होता है, जब बारिश गिरता है, जब रेन वाटर आता है तो उस टाइम पे जो वेदर है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से, मॉइस्चर मीन्स क्या, ह्यूमिडिटी, राइट। इसके ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्या होता है, ट्रेन का साउंड रेनी सीजन में भी थोड़ा बहुत सुनाई देता है मॉर्निंग के टाइम पे। तो बोलने का मेरा मतलब सिंपल सा यही है, अलग अलग सीजन है, अलग अलग सीजन में ह्यूमिडिटी अलग अलग है। देखो विंटर सीजन में आपको ह्यूमिड एयर मिलेगा, कौन सा एयर, ह्यूमिड एयर, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, राइट। और जो समर सीजन होता है वहां पे ड्राई एयर बोलता है, ड्राई एयर, सूखा हवा, राइट, ड्राई एयर जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होता ही नहीं है, वो एयर देखने मिलता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ये चेक करने वाले कि मॉइस्ट एयर और ह्यूमिड एयर, सॉरी दोनों एक ही चीज हुआ, ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर दोनों अलग अलग एयर जो है, इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम है कि अलग अलग है, ये हम लोग ये क्वेश्चन में चेक करने वाले हैं, राइट। और हमको पहले से आंसर मालूम है, देखो क्या आंसर है। ह्यूमिड एयर में 5 किलोमीटर दूर जो हमारा घर था वहां पे मॉर्निंग में साउंड सुनाई दिया, और वही समर सीजन में 5 किलोमीटर दूर आपका जो सेम वही घर, वही टाइम, सेम एग्जैक्ट वही ट्रेन पास हो रहा है तो साउंड सुनाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि समर सीजन में आपको ड्राई एयर मिलता है और विंटर सीजन में ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर से मतलब ह्यूमिड एयर मींस मॉइस्चर ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा रहता है और बहुत दूर तक पहुंच जाता है साउंड, लेकिन समर सीजन में पहुंच नहीं पाता है। इसका मतलब है कि जो ह्यूमिड एयर है इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा रहना चाहिए हमारे हिसाब से, राइट, और ड्राई एयर जो है वहां पे कम होना चाहिए। तो यही पढ़ते चलो, वो प्रूफ करके दिखाएंगे, मैथमेटिक्स से प्रूफ करेंगे, फिजिक्स से। देखो कैसा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड में ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है कि नहीं। चलो देखते हैं। ह्यूमिडिटी मींस होता क्या है, ह्यूमिडिटी इन एयर डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है मॉइस्चर पे, जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी, एक ही है ना दोनों चीज। तो अगर मुझे समझो दो अलग अलग एयर मैंने लिया, समझो मैंने कौन सा दो अलग अलग एयर लिया है, एक मॉइस्ट एयर बोल सकते हो, मॉइस्ट एयर मींस कौन सा एयर, ह्यूमिड एयर। वीडी मींस क्या, ड्राई एयर, राइट, सूखा हवा। ये ड्राई एयर किधर देखने मिलता है मालूम है, ये ड्राई एयर मोस्टली हमको समर सीजन में दोपहर के टाइम पे देखने मिलता है, जो जिसको बोलते हैं ना लू बढ़ रहा है, मतलब लू आ रहा है, ऐसा कि बहुत गर्म गर्म हवा आ रहा है, राइट। तो इसके लिए समर सीजन में बाहर नहीं रहते वो टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, ओके। तो एक बात बता दूं, वीएम का मतलब है वेलोसिटी
ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर और वीडी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, राइट। रो एम का मतलब क्या, रो मीन्स मालूम है सबको, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ मीडियम, लेकिन मीडियम दो मीडियम है, एक मॉइस्ट और एक ड्राई, तो रो एम क्या है, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, और रो डी क्या है, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, सिंपल। तो ये चारों चीज समझ में आ गया। अब फटाफट फॉर्मूला बता दूं मैं आपको। फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, ये तो फॉर्मूला है, राइट, ये तो मेन फॉर्मूला है, लेकिन दो अलग अलग मीडियम है मेरे पास, एक ड्राई है और एक मॉइस्ट, तो दो अलग अलग फॉर्मूला बनाता हूं मैं, देखो कैसा है। इससे दो फॉर्मूला बनाने वाला हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर यहां पे निकालते हैं, चलो देखते हैं आंसर क्या आता है। अंडर रूट ऑफ गामा एज इट इज रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, डेंसिटी में चेंज होगा, क्योंकि रो देखो डेंसिटी कौन से मीडियम का डेंसिटी चेक कर रहे हैं हम लोग, मॉइस्ट, तो डेंसिटी रो मत यूज करो, क्या यूज करो, रो एम, तो राइट ये फॉर्मूला इसका हो गया। सेम आगे अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है ड्राई एयर में, तो फिर तो समझ में लॉजिक समझ, एम तो एम तो डी तो डी आएगा, सिंपल, राइट। तो अंडर रूट ऑफ क्या आने वाला है, गामा पी बाय रो डी, समझा, एकदम सिंपल। रो डी मीन्स क्या, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। एक काम करते हैं, चलो एक इसको एज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, राइट, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बहुत इजी लॉजिक है, देखो। तो अगर समझो मैं लिखता हूं ऊपर v लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर vm ऊपर v कुछ भी लिखो चलता है, आंसर लास्ट में वही आने वाला है। vm अगर vm अपॉन vd अगर मैं निकालता हूं तो देखो आंसर क्या आएगा। चाहिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, राइट, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलो डायरेक्ट नहीं बताता हूँ, अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में करके बताता हूँ कि vm अपॉन vd कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। vm अपॉन vd, राइट, देखो vm का जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो एम, राइट ना। मैंने एक ही होल रूट क्यों लिया, क्योंकि vm के फॉर्मूले में भी स्क्वायर रूट आता है और vd के फॉर्मूले में भी स्क्वायर, तो मैथ से सिंपल आना चाहिए इतना, राइट। vd का भी फॉर्मूला हमारे पास है गामा p बाय रो डी, देखो क्लियर समझ में आ रहा है, गामा p इधर से कैंसिल होता है, गामा p यहां से कैंसिल होता है, नीचे का रो डी ऊपर जाएगा, राइट। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ vm बाय vd एज अंडर रूट ऑफ, देखो क्या मिल रहा है हमको आंसर, रो डी ऊपर जा रहा है, रो डी ऊपर है और नीचे क्या है, रो m है हमारे पास। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, vm के सामने रो डी मीन्स मॉइस्ट एयर का वेलोसिटी के सामने ड्राई एयर का डेंसिटी, राइट, और ड्राई एयर के वेलोसिटी के सामने मॉइस्ट एयर का डेंसिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल, ये तो बताने का जस्ट एक वे है। देखो तो अगर मैं फाइनल फॉर्मूला यहां से बताऊं तो vm बाय vd का आंसर कितना मिला हमको, अंडर रूट ऑफ रो डी बाय रो एम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इतना बात समझो कि जो ड्राई, देखो मैंने दोनों का वैल्यू लिखा है, दोनों का वैल्यू लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में अगर ड्राई एयर है तो उसका डेंसिटी होता है 1.29, वैल्यू याद रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने 0.761360 ये सब याद रखा वैसे सेम, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया वैल्यू, ये थ्योरेटिकल आंसर नहीं निकाला इसका। रो एम का वैल्यू भी है, जब मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं ये दोनों वैल्यू पुट करूंगा तो क्लियर लॉजिक है, रो डी बड़ा है, देखो 1.29 0.81 से बड़ा है, तो ऊपर न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू है और डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू है। जब भी कोई बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे आंसर बड़ा ही आएगा, राइट है ना। उल्टा करके देखो, अगर ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा है तो आंसर 0 पॉइंट में आ जाता है, करके देखो 1/10 0.1, राइट ना। ऊपर छोटा नंबर रहेगा नीचे बड़ा नंबर रहेगा तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन उल्टा करो, ऊपर देखो एक्चुअल लॉजिक है, पहले वो समझो। न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू है, राइट, और डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू है। न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब दोनों में से किसमें वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, मॉइस्ट में, ऑब्वियस है, सामने देखो ना कि कौन ज्यादा वैल्यू है, राइट, सिंपल लॉजिक है। तो इतना क्लियर समझ में आ गया है, मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ज्यादा, इसके लिए ठंडी के टाइम पे हमको बहुत दूर तक वो साउंड सुनाई दे देता है, क्योंकि जब मॉइस्ट एयर रहता है साउंड बहुत दूर तक चले जाए, उसका वेलोसिटी ज्यादा है तो बहुत फटाफट आगे चले जाएगा, ऐसा है। तो देखो नीचे लिखा है मैंने, चलो इधर बाजू में लिख भी देते हैं यहाँ पे हम लोग ऐसा, तो एक यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या है। क्या मालूम पड़ता है हमको यहाँ से मालूम पड़ता है कि जो रो डी है, डेंसिटी ऑफ मीडियम या फिर डेंसिटी ऑफ मीडियम मींस डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, बोलो डायरेक्ट, ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट है। तो अगर रो डी ज्यादा है रो एम कम है, तो इसका मतलब दोनों में से कौन ज्यादा है, वेलोसिटी मॉइस्ट एयर में ज्यादा है और किधर कम है, देखो ये ज्यादा, ये साइन ज्यादा का है, राइट, और ड्राई एयर में कम वेलोसिटी, सिंपल सा लॉजिक है। तो यही पॉइंट तो मैंने नीचे भी लिखा है, देखो तो पॉइंट मैंने जो लिखा पहले बता दूं, मॉइस्ट एयर में आपको ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा और ड्राई एयर में
कम वेलोसिटी, वही लिखा देखो, दस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर, ज्यादा है एज कंपेयर टू ड्राई एयर, सिंपल है। एंड द स्पीड, और हाँ एक बात समझो, मॉइस्ट एयर समझो है, बाजू में ड्राई एयर है, ड्राई एयर में वेलोसिटी कम रहेगा, मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। अगर मैं मॉइस्ट एयर का मॉइस्चर और बढ़ा दूं तो और वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वही लिखा है। एंड द स्पीड बढ़ेगा अभी, एंड द स्पीड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉइस्चरनेस, राइट। अगर और मॉइस्चर बढ़ाओ, मॉइस्ट एयर का मॉइस्चर और बढ़ेगा, वेलोसिटी मीन स्पीड और बढ़ते बढ़ते जाएगा। सिंपल देखो, इतना हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, प्रॉपरली बस इसको लिखो अच्छे से, राइट। ओके, थैंक यू।